Hello and good evening to all. Welcome to UPSC Win Series 2025. This is the Modern India Series. आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे दैट इज द प्री आईएनसी ऑर्गेनाइजेशंस. आईएनसी refers to Indian National Congress. लास्ट क्लास वाज द इंट्रोडक्टरी एंड किस तरीके से आपको मॉडर्न इंडिया को तैयार करना है उस पर चर्चा हुई थी. और आज से हम लोग देखेंगे कि इंडियन नेशनल मूवमेंट को किन तरीके से आप 20 लेक्चर्स में तैयार करेंगे. सो प्री आईएनसी ऑर्गेनाइजेशंस की बात करेंगे. सो प्री आईएनसी ऑर्गेनाइजेशंस को समझने के पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप थोड़ा सा इंडिया के मैप को विजुअलाइज करने की कोशिश करेंगे कि बात हो रही है ईस्ट इंडिया कंपनी की. एंड ईस्ट इंडिया कंपनी यू नो दैट कि जब ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म का फेज है तो व्हाट वाज द मेन सेंटर. तो पूरे उस समय के इंडिया की बात करें तो दैट इज कॉल्ड कैलकाटा. दिस इज द कैपिटल. एट द सेम टाइम इट इज द मेन नर्व सेंटर फॉर इंडियन नेशनलिज्म. तो देयर इज अ ट्रिक दैट इज कॉल्ड बीबीएम. आप याद रखेंगे कि द मेन सेंटर्स की बात करेंगे सो दिस इज कॉल्ड द बंगाल, सेकंड इज द बॉम्बे एंड मैड्रास प्रोविंसेस. सो इन एरियाज पे ब्रिटिशर्स ने रिफॉर्म्स करे, ब्रिटिशर्स ने द रिफॉर्म्स एंड तरीके के एक्सपेरिमेंट करे एंड एट लास्ट दे बेसिकली रिजल्ट्स इनटू ए एस्टैब्लिश्ड कॉलोनियल सिस्टम्स इन इंडिया. So now the pre-INC organizations की बात करेंगे कि what was the need of the pre-INC organizations. So what was the need? pre-INC organizations की बात करेंगे तो कौन कौन से pre-INC organizations आए एंड उसके पहले that let's see first कि what are the factors responsible for rise of modern nationalism. एक हैंड में colonialism, ब्रिटिश का colonial policy एंड साथ ही साथ the seed of an equal called germination of Indian nationalism into the Indian soil. These are the two things. तो अचानक से इंडियन नेशनलिज्म के थ्रेड या इंडियन नेशनलिज्म तो राइज नहीं होता है. सो व्हाट आर द फैक्टर फर्स्ट यू शुड अंडरस्टैंड, देन अकॉर्डिंगली आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के नाम पे हमारे पास इंडियन नेशनल कांग्रेस बना. पहला फैक्टर है कि दैट इज कॉल्ड वर्ल्ड वाइड अपसर्ज ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म. कि जो नेशनलिज्म का आइडिया है ये अचानक से वैक्यूम से जर्मिनेट नहीं हुआ कि वर्ल्ड वाइड अपसर्ज कि चारों तरफ आप बात करेंगे दैट इज कॉल्ड द 20th सेंचुरी में, दैट इज कॉल्ड मॉडर्न सेंस में, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में द इंडियन रिनासा का पीरियड आया दैट इज कॉल्ड राजा राममोहन रॉय. द सोशियो कल्चरल रिफॉर्म मूवमेंट आया जिसके बाद लोगों में क्या आया दैट इज कॉल्ड द ग्रोथ ऑफ द सेल्फ रिलायंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस जिसको आत्मशक्ति बोल सकते हैं. ठीक है, दैट इज कॉल्ड सेंस ऑफ नेशनलिज्म अमंग द लीडर्स, द सेंस ऑफ नेशनलिज्म. And there is called another wave कि everywhere across the world there is called wave of nationalism है ना, against the colonial policy of the Britishers. There is called wave of for the decolonization it was started. So first factor कि चारों तरफ दुनिया में नेशनलिज्म के वेव चले, लोग समझने लगे कि that in the name of the colonialism basically they did that is called lot of exploitation to the home country. So that's why the colonialism के बैक रुइन से नेशनलिज्म के वेव जर्मिनेट होते हैं. सेकेंड फैक्टर कि इंडिया में मॉडर्न नेशनलिज्म का अनदर फैक्टर है दैट इज कॉल्ड इंडियन रिनासा. रिनासा का मतलब क्या होता है दैट इज कॉल्ड पुनर्जागरण. रिनासा रिफर्स टू पुनर्जागरण. जब मैं पुनर्जागरण की बात करता हूँ तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में पुनर्जागरण कैसे होता है. पुनर्जागरण का मतलब दैट इज कॉल्ड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ. सो उसके लिए क्या होता है देयर आर द नंबर ऑफ फैक्टर्स. एक हैंड में आप देख सकते हैं कि दैट इज कॉल्ड प्रिंट रिवॉल्यूशंस, इट इज आल्सो वन ऑफ द फैक्टर. बहुत सारे सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स हुए. सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट हेल्प टू अंडरस्टैंड द सोशल टेबूज एंड हाउ टू पर्ज द सोसाइटी फ्रॉम देम. इस तरीके से सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट का कॉन्ट्रीब्यूशन है. द एजुकेशनल रिफॉर्म में प्रिंट रिवॉल्यूशन का कॉन्ट्रीब्यूशन है. कि सभी लोग को पता होना चाहिए कि दैट इज कॉल्ड, जब हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं दैट इज कॉल्ड हाउ द प्रिंट रिवॉल्यूशंस. सो प्रिंट रिवॉल्यूशंस का मतलब क्या है कि दैट हाउ द पेंटिंग्स कि पेंटिंग हैज ए वाइड स्प्रेड इम्पैक्ट्स. द पेंटिंग्स की बात करेंगे यू नो दैट कि जो ब्रिटिशर्स का स्टाइल था व्हाट वाज दैट इट वाज कॉल्ड कंपनी कलम. और कंपनी स्टाइल ऑफ पेंटिंग कि कंपनी स्टाइल ऑफ पेंटिंग क्या था कि जब ब्रिटिशर्स का एक्सपेंशन हुआ तो यहाँ पर एंशिएंट हिस्ट्री की बात करेंगे तो एंशिएंट हिस्ट्री में यू नो दैट कि दैट इज कॉल्ड म्यूरल पेंटिंग्स वर द डोमिनेटिंग थीम. सिमिलरली मेडिएवल हिस्ट्री की बात करेंगे सो दैट इज कॉल्ड मिनिएचर्स, इट इज आल्सो द एग्जांपल. नाउ जब मॉडर्न एग्जांपल की बात करेंगे तो मॉडर्न पेंटिंग में
जब यूरोपियन कोलोनाइजर्स दे कम सेटल एंड तब इसी पेंटिंग को पेट्रोनाइज करने के लिए उन्होंने नंबर ऑफ स्कूल्स ऑफ आर्ट्स डेवलप करा. सो दैट्स वाई कि उनके हिसाब से पेंटिंग्स डेवलप हो एंड दिस न्यू स्टाइल न्यू जीनर इज कॉल्ड कंपनी स्टाइल और कंपनी कलम. उसी कंपनी कलम का मोनोपोली था कि दे यूज द वाटर कलर. सो वाटर कलर से पोर्ट्रे किया जाता था इंडिया के पास्ट को और मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव यह था कि हम लोग का जो कल्चरल पास्ट है उसको सब्जुडाइज किया जाए सो दैट कि इंडिया वॉज नेवर ए यूनाइटेड कंट्री. इस तरह के अप्रोच से बात करते थे. लेकिन हम उसी बैकड्रॉप में देखते हैं कि देर आर कॉल्ड नंबर ऑफ इंडियन स्कॉलर्स कम इनटू द पिक्चर. पेंटिंग्स के एरिया में राजा रवि वर्मा उन्होंने ऑयल पेंटिंग्स का कॉन्सेप्ट लाया, ओलियोग्राफी बोलते हैं उसको. मास प्रोडक्शंस हुए और इंडिया के कल्चरल पास्ट के बारे में हमने जाना. उसी तरह से देर कॉल्ड बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट्स आता है एंड इन दिस स्कूल नंबर ऑफ द प्रोमिनेंट पेंटर्स लाइक दी रविंद्रनाथ टैगोर, गगनेंद्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने भारत माता के कॉन्सेप्ट इन सब चीज़ों को कंसीव करा. तो इस तरह से हम देखते क्या है कि पेंटिंग कहीं ना कहीं एक ग्लोरिफिकेशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मशक्ति को बढ़ाता है. उसी तरह से कुछ एजुकेशनल रिफॉर्म्स की बात करेंगे, नंबर ऑफ मल्टीफेसेटेड फैक्टर्स की बात करेंगे जिसके थ्रू सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट हुए. तब हम लोग के यहाँ पर एक पुनर्जागरण का वेव हुआ, एक एजुकेटेड एनलाइटेंड इंटेलिजेंसिया की बात होती है. किसकी बात होती है? दैट इज कॉल्ड एजुकेटेड इंटेलिजेंसिया. एजुकेटेड इंटेलिजेंसिया है ना, ये बनता है. सो सेकेंड फैक्टर है कि नेशनलिज्म के लिए हमारे यहाँ इंडियन रेनासा इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर. और किसको हम लोग भारत में इंडियन रेनासा का जनक कहा जाता है? इट इज द राजा राम मोहन रॉय. राजा राम मोहन रॉय इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन रेनासा. थर्ड फैक्टर की बात करेंगे, ऑफशूट ऑफ मॉडर्नाइजेशंस. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑफशूट ऑफ मॉडर्नाइजेशन? मॉडर्नाइजेशन का मतलब जब ब्रिटिशर्स ने टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया. सो द टेक्नोलॉजी के एग्जांपल्स बात करेंगे. दैट इज कॉल्ड लेट्स से इंट्रोडक्शंस ऑफ रेलवे, इंट्रोडक्शंस ऑफ मशीनरी. सो ऑल दीज लेड टू द मॉडर्नाइजेशन. और मॉडर्नाइजेशन के इम्पैक्ट है कि जब पीपल के पास थोड़ा इकोनॉमिक सिक्योरिटी आया, द पीपल अंडरस्टैंड अबाउट कि दैट इज कॉल्ड वेरियस नुआंसेस, और अपने उस कल्चरल इथोस के बाहर जाके भी सोचने लगे सो दैट दे कुड अंडरस्टैंड एंड कंपेयर द इंडियन कंडीशंस विद द यूरोपियन कंडीशन. तो ये भी है राइज फॉर मॉडर्न नेशनलिज्म का. फोर्थ इज स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस टू द ब्रिटिश इंपेरियलिस्ट पॉलिसी. ब्रिटिश इंपेरियलिस्ट पॉलिसी लोग धीरे धीरे समझने लगे कि इन द नेम ऑफ द वेलफेयर हमें डिस्गाइज किया जा रहा है, कि दैट इज कॉल्ड. अब ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी की बात करें, है ना, किसी भी रिफॉर्म्स की बात करें जैसे एजुकेशनल रिफॉर्म, है ना, प्रेस रिफॉर्म या कोई भी चीज, सिविल सर्विस रिफॉर्म, ऑब्जेक्टिव वेलबिंग टू द सोसाइटी नहीं है. सो दैट्स व्हाई स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस टू द ब्रिटिश इंपेरियलिस्ट पॉलिसी. सेकेंड थिंग कि दैट इज कॉल्ड रेशियल डिस्क्रिमिनेशंस, है ना, रिडक्शन सी दी मैक्सिमम एज फॉर द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 21 साल से घटा के 19 साल कर दिया जाना. तो ये सारे ऐसे रिएक्सिव पॉलिसीज हैं जिसके चलते इंडियन नेशनहुड का जर्मिनेट होता है. फिफ्थ फैक्टर की बात करेंगे, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस बिटवीन द इंडियन एंड द कॉलोनियल इंटरेस्ट. लोग धीरे धीरे ये समझने लगे कि वेरेवर द इंटरेस्ट ऑफ द colonies the Europeans are involved, that is called fair, justice and welfare हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, है ना. इन द नेम ऑफ द डिस्गाइज द डीड एक्सप्लॉइटेटिव रिसोर्सेस, एक्सप्लॉइटेशंस किया यहाँ पर. एंड इंडिया एक टाइम पे जो लेबोरेटरी फॉर द टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड ये होता था, एक सिंपल सा डंप हाउस की तरह बन गया ड्यू टू दिस द कॉलोनियल पॉलिसीज. एंड तब ये लोग समझने लगे, है ना. दादा भाई नौरोजी, आरसी दत्ता, उन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी लाया और ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी हाईलाइट किया किस तरह से इकोनॉमिक स्लेवनेस किया गया है भारत को, किस तरीके से ड्रेन ऑफ वेल्थ किया गया. और इस तरह से हम समझने लगे कि वन ऑफ द मेन फैक्टर एंड दैट ओनली फैक्टर the behind this economic backwardness to our country is the policies of British imperialism. Sixth factor की बात करेंगे तो political, administrative and economic unifications of the country. धीरे धीरे जब ये सब चीजें समझ रहे थे लोग, तो लोग थोड़े बहुत यूनाइट होते चले गए. द इंट्रोडक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी, लोगों ने एक रीजन से दूसरे रीजन के लोगों को यूनाइट करा. अब कहीं भी एक जगह पे फेमाइन होता था, किसी तरीका सोशल माइसेप्स होता था, तो उससे दूसरे एरिया के लोग लिंक्ड होते थे. एजुकेशनली, कल्चरली लोग एक दूसरे के साथ शेयर करने लगे अपने कल्चरल को, अपने एक्सचेंज को, अपने आइडियाज़ को. तो कहीं ना कहीं ऑल एक इंडियननेस का एक सीड जर्मिनेट होता है. एंड देन पॉलिटिकली यूनाइट हुए, कुछ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस का नाम आएगा. एडमिनिस्ट्रेटिवली यूनाइट हुए, इकोनॉमिकल यूनिफिकेशन शुरू होता है ना.
सो दीज आर द सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर, फ्यू फैक्टर्स कि दैट इज कॉल्ड भारत में एक मॉडर्न सेंस में नेशनलिज्म का राइज होता है, राइट। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे कि दैट इज कॉल्ड दिस द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर राइज ऑफ द मॉडर्न नेशनलिज्म, कि मतलब और क्या क्या सब्सिडरी फैक्टर्स हो सकते हैं, कि हमने अभी तुरंत देखा कि दैट इज किस तरीके से द इंट्रोडक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी, उसके चलते इकोनॉमिक फिट ऑफ द पीपल ऑफ डिफरेंट रीजन्स गॉट लिंक टुगेदर, एक दूसरे के साथ जैसे आए कि जब फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम लोग लैंड रेवेन्यू सिस्टम की बात करेंगे, सो दिस इज कॉल्ड परमानेंट सेटलमेंट, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, है ना, परमानेंट सेटलमेंट। सो लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम में ये सिस्टम इंट्रोड्यूस होता है। सो परमानेंट सेटलमेंट, दिस इज कॉल्ड जमींदारी सिस्टम। सो जमींदारी सिस्टम के कुछ मेरिट डिमेरिट है। उसी तरह से मद्रास प्रोविंसेस में रियोटवारी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड, उसी तरह से महलवारी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस, मालगुजारी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस, ये लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज है। सेम एज यू नो दैट कि इसके अलावा जुडिशियल रिफॉर्म्स किए ब्रिटिशर्स ने, इसके अलावा सिविल सर्विस रिफॉर्म किए, एजुकेशन रिफॉर्म किए। सो देर बाय धीरे धीरे लोग एंड देयर इक्वल इंट्रोडक्शंस ऑफ द रेलवेज, है ना, द इंट्रोडक्शंस ऑफ द इंडस्ट्रीज एंड ऑल दीज लेड टू इकोनॉमिक फिट ऑफ द पीपल फ्रॉम द डिफरेंट रीजन गॉट लिंक टुगेदर। एक क्षेत्र में कुछ होता था, दूसरे क्षेत्र में उसका इम्पैक्ट देखने को मिलता था। लोग एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करने लगे आइडियाज का, वैल्यूज का, रिसोर्सेज का, कल्चर का, तो कहीं ना कहीं एक इंडियननेस का नेशनहुड जर्मिनेट होता है। मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये एक दूसरे को हेल्प किया लोगों को एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करने के लिए। अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर कि दैट इज कॉल्ड वेस्टर्न थॉट्स एंड एजुकेशन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया, वेस्टर्न थॉट्स एंड एजुकेशन। डियर यू नो दैट कि दैट इज कॉल्ड फर्स्ट कंपोनेंट जो था ब्रिटिश का कि कॉलोनियलिज्म का, वो क्या था, कल्चरल कॉलोनियलिज्म, कल्चरल कॉलोनियलिज्म। एंड कल्चरल कॉलोनियलिज्म के साथ साथ रेशियल पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिशर्स। रेशियल पॉलिसी का क्या मतलब है कि ब्रिटिशर्स कभी एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते थे एंड अपने एग्रेसिव पॉलिसी से ये बताना चाहते थे कि वी आर कल्चरली सुपीरियर, है ना, वी आर द मोस्ट स्मार्टेस्ट पीपल ऑन दिस अर्थ एंड हु हैज सेंट द गॉड हैज सेंट अस टू लेट यू सिविलाइज यू butchered the uncultured people and niggers people। तो मतलब कहीं ना कहीं कल्चरली अपने को सुपीरियर शुरू से दिखाना और उसको सब्सटैंटिव वे में दैट इज कॉल्ड इम्प्लीमेंट करना, ये ब्रिटिश पॉलिसी का पार्ट था। ये मिथ भी था बहुत सारे हमारे सोसाइटीज में, जैसे कि उस टाइम पे एक मिथ ये भी चलता था दैट इज कॉल्ड द सी वॉयज, सी वॉयज, दैट इंडियन सोसाइटी कैसा था, एक फ्रेगमेंटेड सोसाइटी था। इंडियन सोसाइटी में कास्टिज्म था, इंडियन सोसाइटी में दैट इज कॉल्ड वर्णाश्रम सिस्टम था, इंडियन सोसाइटी में रिजिड सिस्टम था। सो दैट्स व्हाई दीज आर द सोशल ट्रिगर पॉइंट्स। सो सी वॉइस के अकॉर्डिंग क्या था कि दैट इज कॉल्ड द गोइंग बियॉन्ड द सी, या सी वॉइस करना आपको इम्प्योर कहलाता है, करता है। सो ये सारे सोशल जो बैकवर्डनेस थे उनका बहुत सारा अच्छे से बेनिफिट उठाया उन्होंने एंड इसको एज ए सेक्टरियन एलिमेंट्स की तरह भी प्रमोट किया। तो वेस्टर्न थॉट एंड एजुकेशन का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन होगा कि दैट बाद में बहुत सारे यूरोपियन राइटर्स आए जिन्होंने रेडिकल आइडियाज को पुट फॉरवर्ड किया, लाइक मिल्टन, सिले, जॉन स्टुअर्ट मिल, रूसो, पेन, स्पेंसर, वोल्टेयर। उन्होंने कुछ मॉडर्न, रैशनल, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड नेशनल आइडियाज पुट फॉरवर्ड किया। So the people started thinking, what is the rational thing, what is the logical thing? The people started questioning, जो लोग यहाँ भी पढ़े उन्होंने भी सीखने की कोशिश करा कि what actually the mean of liberty, equality, democracy and under the British colonialism किस तरीके से हमारे साथ injustice हुआ है। So ये सारे आइडियाज ना आत्मशक्ति और कल्चरल मोरालिटी को डेवलप करने में हेल्प किया, राइट। फोर्थ फैक्टर की बात करेंगे, रोल ऑफ द प्रेस एंड द लिटरेचर। ये उस समय का सबसे इफेक्टिव मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस था। सो प्रेस का बहुत बिगेस्ट रोल है कि एक हैंड में ब्रिटिश के पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करता था एंड दूसरे हैंड में इट ऑल्सो अर्ज द पीपल ऑफ इंडिया टू कम एंड यूनाइट टुगेदर, क्योंकि अनलेस एंड अनटिल यू वुड बी यूनाइटेड देयर वुड बी नो इफेक्टिव प्रेशर ओवर द गवर्नमेंट। सो ये सारे फैक्टर्स हैं द राइज ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म बिफोर द इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब ये देख रहे हैं कि दैट इज कॉल्ड फिफ्थ फैक्टर, रीडिस्कवरी ऑफ इंडियाज पास्ट। यूरोपियन स्कॉलर्स लाइक द मैक्स मुलर, मोनियर विलियम्स, रोथ सेसन, इन्होंने भी भारत के कुछ कल्चरल पास्ट ग्लोरी को हाईलाइट करने में हेल्प करा। साथ ही साथ इंडियन जो स्कॉलर्स बात करेंगे, आर.जे. भंडारकर, आर.एल. मित्रा, स्वामी विवेकानंद, इन्होंने भारत के ग्लोरी को हाईलाइट करा। आप सभी लोग जानते हैं कि 1893 देयर वाज कॉल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन हेल्ड एट शिकागो, जहां पर भारत से स्वामी विवेकानंद रिप्रेजेंट किए
इंडियन दैट इक्वल ईस्टर्न कल्चर एंड ईस्टर्न रिलीजन के बारे में उन्होंने प्रेजेंटेशन हासिल किया एंड ही थॉट जिसको वेदांत आइडियोलॉजी बोलते हैं एंड वन लाइन वी कैन से कि दैट इज कॉल्ड वर्ल्ड हैप्पीनेस लाई बिटवीन द इंटीग्रेशन ऑफ द वेस्टर्न मटेरियलिज्म एंड दैट ईस्टर्न स्पिरिचुअलिज्म। ऐसी बातें करते थे कि मटेरियलिज्म और स्पिरिचुअलिज्म के इंटीग्रेशन पे ही वर्ल्ड हैप्पीनेस लाई करता है। सो यू नो दैट कि दैट दीज आर द एरियाज, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि वी हैव देयर इज कॉल्ड ह्यूज कल्चरल ग्लोरियस पास्ट। हम सभी को पता है कि देयर इज कॉल्ड द इंडस वैली सिविलाइजेशन, वी बिलोंग टू दैट। आज से 5000 साल पहले 6000 साल पहले हमारे पास इतना एडवांस सिविलाइजेशन था। यूरोपियन सोसाइटी उसमें कुछ भी नहीं थी, बट इसके बारे में हम सभी क्या देखते हैं, इट वाज दयाराम साहनी 1920 के आसपास एक्सकेवेट होता है। उसके पहले ये सारे पास्ट हमें छुपाए गए, हमारे इस हिस्टोरिकल थाती को छुपाया गया। क्यों? क्योंकि आप अपने पास्ट के बारे में जानेंगे सो यू पोजिशन टू अंडरस्टैंड योर आइडेंटिटी। सो ब्रिटिशर्स कल्चरली इसको छुपाया गया कि सो दैट कि आपको कल्चरल स्लेवनेस, कल्चरल कॉलोनी बनाने में आपको हेल्प हो। So Indian scholars like R.G. Bhandarkar, R.L. Mitra, Swami Vivekanand and कुछ यूरोपियन स्कॉलर्स लाइक मैक्स मुलर, मोनियर विलियम्स, रोथ सिसन हमारे इस पास्ट को एक्सप्लोर करने में हेल्प किए सो दैट हमारे कॉन्फिडेंस, आत्मशक्ति बोल सकते वो हमारा बढ़ा, एक कल्चरल सुपरियोरिटी बढ़ा एंड वी स्टार्टेड क्वेश्चनिंग अबाउट द कल्चरल स्लेवनेस, राइट। मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन ये बात कर चुके। वेस्टर्न थॉट्स एंड एजुकेशंस ये भी बहुत सारे हेल्प किया एंड रोल्स ऑफ द प्रेस एंड लिटरेचर, एक हैंड में क्रिटिसाइज करना, दूसरे हैंड में यूनाइट करना, ये बात करते थे। नाउ अनदर फैक्टर इज द प्रोग्रेसिव कैरेक्टर ऑफ द सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट इट इज ए सेपरेट चैप्टर और हम लोग इसको बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, सेपरेटली पढ़ेंगे। सो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट का क्या इम्पैक्ट है कि जितने भी सोशल पर्जेस, द सोशल टेबूज है, उससे अपनी सोसाइटी को रिफॉर्म्स करना। सो इससे क्या होगा ना, दैट इज कॉल्ड कल्चरल सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा एंड कल्चरल कोलोनियलिज्म से हमें आगे बढ़ने में हेल्प होगा, राइट। देन राइज ऑफ द मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया, दिस इज द मोस्ट वाइब्रेंट एलिमेंट। कि मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया ये आगे चल के कहीं ना कहीं मॉडर्न लीडरशिप प्रोवाइड करता है। इस पूरे इंडियन नेशनल मूवमेंट का जो लीडरशिप है दैट इज कॉल्ड एजुकेटेड इंटेलिजेंसिया ने ही प्रोवाइड करा। सो इट इज द माइनॉरिटी ऑफ द इंडियन सोसाइटी बट द डायनामिक माइनॉरिटी दैट जो सिंपली एक्सेप्ट नहीं करेगा लेजिटिमेसी ऑफ द यूरोपियन पावर्स, दे विल क्वेश्चन एंड आस्क अबाउट द रैशनैलिटी ऑफ द एपिसोड एंड द इंसिडेंट्स। तो ये आगे चल के एंटायर फेज दैट इज कॉल्ड मॉडरेट्स की बात करेंगे, एक्सट्रीमिस्ट की बात करेंगे, रिवॉल्यूशनरीज की बात करेंगे। तो यही मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया जो है आगे लीडरशिप प्रोवाइड करता है। सो दिस इज द राइज ऑफ मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया, इट इज द बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशंस। इम्पैक्ट ऑफ द कंटेम्प्रेरी मूवमेंट्स इन द वर्ल्ड। अब कोई भी चीजें सीखते हैं अचानक से वैक्यूम पे नहीं होता है। सो ऑब्वियसली कोई उसके पहले उस तरह के डेवलपमेंट्स होंगे जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो बहुत सारे डीकोलोनाइजेशन के वेव भी चलने शुरू हो गए थे कि स्पेनिश एम्पायर्स की बात करेंगे, उसके रूइन से बहुत सारे इंडिपेंडेंट स्टेट्स बने। तो सेम है इंडियन स्कॉलर्स में भी एक वेव चलना शुरू हो गया कि इनविंसिबल पावर्स है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी, जो यूरोपियंस है वो उनको इनविंसिबल पावर बोला जाता था, इनकॉन्करेबल पावर, कि उनको हराना इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता था। सो जो ये एग्जाम्पल्स हुए, स्पेनिश एम्पायर से बहुत सारे डिकोलोनाइज स्टेट्स बने, पुर्तगीज एम्पायर से बने, तो इंडियन स्कॉलर्स में कॉन्फिडेंस आया कि हम लोग भी इस तरह से फॉरेन यॉक से या फॉरेन रूल से आज़ाद हो सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड इम्पैक्ट ऑफ द कॉन्टेम्प्रेरी मूवमेंट्स इन द वर्ल्ड, ये भी अनदर चैप्टर है। रिएक्शनरी पॉलिसीज एंड द रेशियल एरोगेंस ऑफ द रूलर्स। सो ये हेट एंड पॉलिसी स्टार्टिंग से ही था। द ब्रिटिशर्स जानते थे कि किस तरह से हम इनको गुलाम रख सकते थे। बहुत सिंपल सा फंडा था कि दैट इज कॉल्ड एक धीरे धीरे सिस्टमेटिकली गुलाम बनाओ, पहले कल्चरल लेवल पे गुलाम बनाओ, देन सोशल लेवल पे गुलाम बनाओ, सो दैट कि जेनरेशंस तक वो गुलाम रहे, ठीक है। सो दैट्स व्हाई इट इज ए पार्ट ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसी कि सबसे पहले उन्होंने बहुत लास्ट में कल्चर के साथ छेड़छाड़ करी है। सो एक बार यदि कल्चरली आप गुलाम बन गए देन उसका लेजिटिमेसी हजारों साल तक चलता है। सो रिएक्शनरी पॉलिसीज की बात करेंगे तो रिएक्शनरी पॉलिसीज में जब बात करेंगे लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हार्टिंग, लॉर्ड लीटन की बात करेंगे तो वो रेसिज्म को प्रमोट करते थे, है ना। पॉलिटिकल एसोसिएशन बिफोर द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो ये सारे डेवलपमेंट आप जब देख रहे हैं तो एक हैंड में हमें पता चल रहा है कि किस तरह से वी आर इन ए पोजिशन टू अंडरस्टैंड कि दैट इज कॉल्ड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द कंट्री, बट ऑन द अनदर हैंड एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी सो दैट कि वी कैन प्रेजेंट द नेशनलिस्ट डिमांड बिफोर द गवर्नमेंट।
तो लेट्स हैव अ रिकैप अबाउट दिस प्री आईएनसी ऑर्गेनाइजेशन कि इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में बना, उसके पहले कौन कौन से रीजनल एसोसिएशंस थे, और रीजनल एसोसिएशंस का मेन फोकस उस समय क्या होता था, दो तीन एरिया ही होता था, क्योंकि ऑल इंडिया के रीच या फिर इस तरह के कैडर सिस्टम नहीं था। एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, दूसरा स्प्रेड ऑफ एजुकेशन, एंड तीसरा दैट इज कॉल्ड इंडिजनाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट सर्विसेज, कि मतलब गवर्नमेंट सर्विसेज में इंडियंस की भागीदारी हो, इस तरह के ऑब्जेक्टिव से काम होते थे। क्या क्या काम होते थे, एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, एजुकेशनल रिफॉर्म और गवर्नमेंट सर्विसेज में इंडियंस का भागीदारी हो। तो स्टार्टिंग के ऑर्गेनाइजेशन का फोकस इन्हीं एरिया पे रहता था। तो कुछ रीजनल एसोसिएशंस की बात करेंगे तो बंगाल इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटर, जिसको नर्व सेंटर ऑफ नेशनलिज्म भी बोला जाता था। तो ऑब्वियसली बात है, फर्स्ट लाइन ऑफ लीडरशिप कम्स फ्रॉम हियर। सो 1836 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनता है जिसका नाम क्या था, बंग भाषा प्रकाशिका सभा, और इनके फाउंडर कौन थे, राजा राम मोहन रॉय। सेकेंड, लैंड होल्डर सोसाइटी, जिसको जमींदारी एसोसिएशन बोलते हैं, ये आता है। स्टार्टिंग में जमींदार राजा राम मोहन रॉय ही वाज आल्सो ए जमींदार। तो हमारे यहाँ देखते हैं कि एलिट क्लास जमींदार से हुआ करते थे। सो डेफिनेटली जो लैंड सेटलमेंट रूल्स थे, परमानेंट सेटलमेंट की बात करेंगे या फिर और भी सिस्टम, तो वहां पर जमींदारी को भी क्या किया गया, सनसेट क्लॉज के तहत हैंडल किया जाता था, कि दैट इज कॉल्ड जमींदारी भी चेंज किया जाता था। तो सम सॉर्ट ऑफ जो लोकल जमींदार होते थे उनमें भी ग्रीवांसेस, इम्बिटरनेस होते चला गया। सो एक राजा राम मोहन रॉय इनलाइटेंड जमींदार से, यू कैन कॉल दैट इज कॉल्ड पायनियर ऑफ द इंडियन रिनासा इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, उन्होंने बंग भाषा प्रकाशिका सभा की स्थापना करी। देखते देखते जमींदारी एसोसिएशन बनता है जो कि जमींदार के राइट्स की बात करता है और एजुकेशनल रिफॉर्म, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की बात करता है। आगे चलेंगे 1843 में बंगाल में बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी बनता है, दैट इज कॉल्ड BBIS। 1851 में बिया दैट इज कॉल्ड ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन बनेगा। देन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इट इज फाउंडेड बाय दादा भाई नौरोजी, दैट इज कॉल्ड ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। देखो, नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो इन द वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट, दैट हमारे नेशनलिस्ट लीडर्स ने ओपिनियन जर्मिनेट करने की कोशिश किया टू सपोर्ट द इंडियन कॉज। सो वन ऑफ द स्टालवर्ट पर्सनालिटी इट वाज द दादा भाई नौरोजी, जिसको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। 1866 में उन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना करी और इवन एंटायर अर्निंग्स, जो उनके लिवलीहुड्स थे, उनका सारा पैसा इंडियन कॉज के लिए उन्होंने लगा दिया था। देन आगे बढ़ेंगे 1875 में देयर इज कॉल्ड अनदर ऑर्गेनाइजेशन दैट इज कॉल्ड इंडियन लीग, वेरी इंपॉर्टेंट, किसने स्थापना करी, दैट इज कॉल्ड शिशिर कुमार घोष। व्हाट इज द ईयर, 1875। सो 7th नंबर पे बात करेंगे द वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, इसका और एक नाम क्या है, इंडियन नेशनल एसोसिएशन INA। इसकी स्थापना कब होती है, 1876 में, एंड मेन आर्किटेक्ट कौन थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी एंड आनंद मोहन बोस। तो आपको याद रखना है कि बंगाल से ये कुछ लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशंस थे, कौन कौन से, बंग भाषा प्रकाशिका सभा, जमींदारी एसोसिएशंस, लैंड होल्डर सोसाइटी, 1843 में BBIS, 1851 में बिया, देन 1866 में ईया, देन इंडियन लीग्स बाय द शिशिर कुमार घोष, एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता बाय सुरेंद्रनाथ बनर्जी एंड आनंद मोहन बोस। ठीक है, इन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन ये लंदन में था, याद रखेंगे, ये आउटसाइड द इंडिया की बात करेंगे। दूसरा मेन जो बसन था और सेंटर था वो कौन था, बॉम्बे। सो बॉम्बे से दो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन से प्री INC में पहला पूना सार्वजनिक सभा बनती है, और मेन इसके प्रोमिनेंट लीडर में कौन आता है, महादेव गोविंद रानाडे, जिनको आप MG रानाडे के नाम से जानते हैं। 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन बनता है और उसके कौन कौन से लीडर्स थे, बदरुद्दीन त्याबजी, फिरोज शाह मेहता एंड KT तिलक। यूपीएससी एक बार आपसे पूछ चुका है कि हु आर द फर्स्ट मुस्लिम द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, सो यू नो दैट इट इज द बदरुद्दीन त्याबजी, राइट। सो ये 1885 में जिस साल इंडियन नेशनल कांग्रेस भी बनता है, उसी समय ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना होती है, जिसके मेंबर्स कौन रहे, बदरुद्दीन त्याबजी, फिरोज शाह मेहता एंड KT तिलक, है ना, याद रखेंगे। मद्रास की बात करेंगे, मद्रास में एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज कॉल्ड मद्रास महाजन सभा, 1884 में बनती है, और इसके कौन कौन से मेंबर थे, M वीरा राघवचारी, B सुब्रमण्यम अय्यर एंड P आनंदाचार्लो। तो डियर स्टूडेंट्स, ये सारे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आपको थीमेटिकली प्रोवाइड करेगा कि किस तरीके से एक एसोसिएशनल डेवलपमेंट, इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट हुआ है बिफोर 1885, रीजनल लेवल पे बात होगी। और इन सब ऑर्गेनाइजेशंस में इट इज इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकाटा ये सबसे इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इसी ने जो ब्रांचेज है आउटसाइड द बंगाल ओपन करे, मतलब बिफोर INC
थोड़ा ऑल इंडिया कैरेक्टर की बात करेंगे, इट इज द इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकाटा। कौन आर्किटेक्ट थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी एंड आनंद मोहन बोस। इसको रट्टा मार लेना है। अब रही बात कि जो ये प्री आईएनसी ऑर्गेनाइजेशंस थे, इनके हालांकि मुद्दे कैसे होते थे, उनके ऑब्जेक्टिव्स रीजनल होते थे, लोकल होते थे, बट कहीं ना कहीं सम सॉर्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मिलता है यहाँ से। सो इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी रहे होंगे। सो स्टार्टिंग में हमने क्या देखा कि इनके जो डिमांड्स थे वो भी फोकस बहुत लिमिटेड होता था। पहला एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, दूसरा एजुकेशनल रिफॉर्म, तीसरा गवर्नमेंट सर्विसेज में इंडियन की भागीदारी हो। लेकिन कुछ तो हो रहा है, अच्छी बात है। सो यहाँ पर देखते हैं क्या कि आईसीएस एजुटेशन, इंडियन सिविल सर्विस एजुटेशन, ये बहुत लैंडमार्क है। क्या आप सभी को पता है कि दैट इज कॉल्ड 1876, इट वाज द लॉर्ड लिटन वाइसराय होंगे। तो लॉर्ड लिटन ने क्या करा कि मैक्सिमम एज टू अपीयर इन द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन रिड्यूस फ्रॉम 21 ईयर्स टू 19 ईयर्स। तो 19 ईयर्स किसने किया था? लॉर्ड लिटन ने, याद रखिएगा 1876 में। तो उसके अगेंस्ट में एक तरह से बात करें, इंडियंस को तो बाईपास किया जाना है ना। 19 साल में यहाँ पर लोगों को होश नहीं संभलता है और उसमें मैक्सिमम एज कर दिया गया कि आप उसी समय आई दैट इज कॉल्ड सिविल सर्विस में बैठ सकते हैं। एक बार छूट गया तो फिर आप इस जन्म में कभी आईसीएस बन ही नहीं हो सकते हैं। सो इसके अगेंस्ट में इंडियन जो ये ऑर्गेनाइजेशंस थे, इन्होंने एक कंसोलिडेटेड एक ओपोजिशंस एजिटेशन शुरू करा, दैट इज फेमसली नोन एज आईसीएस एजिटेशंस, राइट, यू नो इट। इसी तरह से जब आर्म्स एक्ट 1878 की बात करें, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 की बात करेंगे, इल्बर्ट बिल कॉन्टेक्स्ट, इट इज अनदर इंपॉर्टेंट चैप्टर। कि देखो जब हम लोग बात करते हैं कि दैट इज किसी सिस्टम में, तो सिस्टम में एडहॉक वे में काम करने से कुछ नहीं होता है। इंडिविजुअल हीरोइज्म से बहुत कम असर पड़ेगा। वी हैव टू लुक आफ्टर फॉर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो इल्बर्ट बिल एक ऐसा कॉन्टेक्स्ट था, ऐसा समय था जब पहली बार इंडियंस लोग सीखे कि किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड प्रेशर किया जा सकता है और इफेक्टिव वे में किया जा सकता है। क्योंकि इल्बर्ट बिल में कुछ अच्छी बातें की गई थी इंडियन के कॉन्टेक्स्ट में, और जब बोर्ड ऑफ कंट्रोल दैट इज कॉल्ड द डायरेक्टर्स लोग इसके अपोज करें, तब जाके इल्बर्ट बिल के प्रोविजंस को चेंज कर दिया गया। तो लोगों ने सीखा कि सिर्फ प्रोटेस्ट करने से कुछ नहीं होना है ना, यू हैव टू बी सम ऑर्गेनाइज्ड वे, देयर आर सम सिस्टम। तो इल्बर्ट बिल, इट वाज द हिस्टोरिकल टाइम, जो पॉलिटिकल मैच्योरिटी, पॉलिटिकल टोन अप करने के लिए ये ग्रेटेस्ट चैप्टर है इल्बर्ट बिल एपिसोड, है ना। देन राइट टू जॉइन द वॉलंटियर कॉर्प्स, कैंपेन इन द ब्रिटेन फॉर, ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स है इस फेज का, उसको आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। ये पूरे प्रोग्राम का पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी अवेलेबल होगा। सो एनीवन कैन वांट टू डाउनलोड इट, जस्ट जॉइन द टेलीग्राम चैनल एंड यू कैन गेट द पीडीएफ फ्रॉम देयर। गेटिंग माय पॉइंट? बट डियर, ये सब चीज़ों का एक लिमिटेशंस था कि ये रीजनल थे, ऑल इंडिया कैरेक्टर नहीं था। अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी एक इनविंसिबल पावर की तरह थी और हमारे पास बार्गेनिंग पावर बहुत कम थे, क्योंकि हमारे पास ऑल इंडिया कैरेक्टर का कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं था। तो हमें ये जरूरत पड़ी कि देयर इज अ नीड फॉर एन ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन, और वो कहीं ना कहीं ए.ओ. ह्यूम जो आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हैं, उनके आने से, और जब आईएनसी बनता है तो वो पूरा होता है। सो लिमिटेशंस की थोड़ी बात कर ले कि प्री आईएनसी ऑर्गेनाइजेशंस के क्या क्या लिमिटेशंस थे, कि दैट इज कॉल्ड लैक ऑफ पॉपुलर लीडरशिप, कि मतलब ऐसा कोई लीडर नहीं था जिसको ऑल इंडिया लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द कंट्री एक हेजेमोनिक एक्सेप्टेंस था, एक वाइड स्प्रेड एक्सेप्टेंस था। तो ये कहीं ना एक लिमिटेशन की बात करता है। सेकंड, लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, कि ब्रांचेस नहीं थे, सो दैट कि एक तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशनल प्रेशर गवर्नमेंट के ऊपर में पुट फॉरवर्ड किया जाए एंड गवर्नमेंट एक बार्गेनिंग कैपेसिटी में बात किया जा सकता है, राइट। Then third and last but not the least, need for INC to represent a popular demand for the Indians, कि अब हमें जरूरत थी एक ऑल इंडिया कैरेक्टर, ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन की बात अब हमको करनी थी। ये लेक्चर आपको हेल्प करेगा कि दैट इज इंडियन नेशनल कांग्रेस बनने के पहले क्या क्या सिचुएशनल कॉन्टेक्चुअल चीजें थी और किस तरह से इंडियन रिएक्शंस पुट फॉरवर्ड किया जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग दैट इज कॉल्ड डे 2 will discuss that is called Indian National Congress and onward, जब मॉडरेट पॉलिटिक्स का डोमिनेंस होता है, दैट इज कॉल्ड मॉडरेट एरा। सो कल हम लोग मॉडरेट एरा की बात करेंगे। उसके पहले आज आप लोग ये प्री आईएनसी ऑर्गेनाइजेशंस को चैप्टर को कंप्लीट करके रखेंगे। आई अर्ज कि दैट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम की किताब से इस चैप्टर को पढ़ें एंड आफ्टर द 20 क्लासेस यू वुड बी इन ए पोजीशन कि आपका स्पेक्ट्रम इम्बाइब, इंडोक्ट्रिनेट एंड एसिमुलेट हो चुका होगा, प्रोवाइडेड यू टेक केयर अबाउट योर ऑन सोल एंड बी प्रिपेयर अबाउट द एग्जामिनेशंस। Limited sources, unlimited practices is the only mantra and hallmark for this series of program. So this is UPSC Win Series 2025 starting with the Modern India series and we are concluding here the lecture. कल हम लोग फिर मिलते हैं, दैट इज कॉल्ड आफ्टर द आईएनसी ऑर्गेनाइजेशंस के बाद, और उसके इम्पैक्ट्स की चर्चा करेंगे। सो टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।